तो देखिए संसद के गठन के बारे में बात कर ली थी कि संसद के दोनों सदनों का गठन किस प्रकार होता है, ये सारी जानकारी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे संसद के सत्र। संसद के सत्र की अगर हम बात करें, संसद के सत्रों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में ये साफ उल्लेख है कि संसद के अंदर कितने सत्र होंगे? 3। संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होंगे? एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र है वो कब बुलाया जाता है? फरवरी से मई। मानसून सत्र है ये कब बुलाया जाता है? जुलाई से सितंबर तक। और ये जो शीतकालीन सत्र होता है ये नवंबर से दिसंबर, इनमें ये शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। यानी सामान्य तौर पर संसद के 3 सत्र होते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि संसद के कितने सत्र होते हैं तो 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने के अंदर 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है वो साल के शुरुआत में बुलाया जाता है, सबसे पहला, यानी वर्ष के सबसे पहले जो सत्र होता है उसका नाम क्या है? तो बजट सत्र, जिसे अपन कहते हैं फरवरी और मई में इसको बुलाया जाता है, बजट सत्र होता है। दूसरा है मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में बुलाया जा सकता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर में बुलाया जा सकता है। ये बात हो गई सत्र। अब आगे और क्या बात लिखी गई है कि संसद के अंदर, संसद में एक वर्ष में सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए कि एक सत्र हो गया उसके बाद 6 महीने तक सत्र ही नहीं बुलाए गए। यानी एक वर्ष में 2 सत्र को अनिवार्य रूप से बुलाने चाहिए। कितने? एक वर्ष में 2 सत्र। 2 सत्र तो बुलाने पड़ेंगे आपको, लेकिन एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह तक हो सकता है किसी कारण या किसी परिस्थिति की वजह से संसद का सत्र नहीं बुलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद अगला सत्र बुलाना अनिवार्य होगा। ये बात भी संसद के सत्रों में आती है कि एक वर्ष में सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर अगला सत्र आपको बुलाना पड़ेगा। जैसे आज सत्र समाप्त हुआ, अगले 6 महीनों के अंदर अंदर तो सत्र बुलाना पड़ेगा। वैसे सामान्य तौर पर ये होते हैं तो 3 होते हैं, तो इसमें अपने आप 6 महीने से ज्यादा समय होता ही नहीं। लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिससे संसद का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है तो एक वर्ष में 2 तो लाने ही पड़ेंगे। वैसे 3 होते हैं लेकिन 2 तो लाने ही पड़ेंगे, और 6 महीने के बीच में अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात इसमें की गई। अब देखिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र समय पर नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके सत्र बुला सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को पावर है। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके सत्र
बुला सकता है। किस स्थिति में बुलाएगा? अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होगा कि वो अध्यादेश जारी करके सत्र बुला सकता है, जैसे अपन विशेष सत्र कहते हैं। या फिर किसी कारणवश अचानक आवश्यकता पड़ गई हमें संसद के सत्र की, जैसे आपातकाल लगा दी। उदाहरण के लिए देश का किसी के साथ युद्ध हो गया, मान लो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, किसी के साथ युद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति में देश को क्या आपातकाल की आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? 1 माह के अंदर अंदर संसद से अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय संसद का सत्र समाप्त हो गया हो और अगला सत्र है वो बीच में समय गैप हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और एक विशेष सत्र बुलाएगा। उसमें क्या होंगे? संसद के सदस्य आएंगे और उस आपातकाल का क्या करेंगे? अनुमोदन करेंगे। विशेष परिस्थितियों में यह अध्यादेश जारी करेगा। या तो संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो स्थिति में राष्ट्रपति जारी कर सकता है, या कोई विशेष परिस्थिति बन जाए जिसमें संसद के सत्र की हमें आवश्यकता हो, संसद के बैठक की हमें आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके सत्र बुला सकता है। अब राष्ट्रपति 123 के तहत करता है, लेकिन राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके सत्र बुला सकता है। अब देखिए, जो विशेष सत्र बुलाया जाता है उस विशेष सत्र की अवधि कितनी होती है? अवधि होती है 42 दिन या 6 सप्ताह, इतने समय तक वो प्रभावी रहेगा। लेकिन उसको पहले अगर स्थगित करना चाहे, अगर 42 दिन से पहले ही उसको स्थगित करने की कोशिश की जाए तो स्थगित कौन कर सकता है? क्या राष्ट्रपति कर सकता है? भाई विशेष सत्र बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन इसकी अवधि कितनी होती है विशेष सत्र की अवधि? तो विशेष सत्र की जो अवधि होती है वो होती है ये होती है 42 दिन या आप कह सकते हो 6 सप्ताह। ये अवधि होती है 42 दिन या 6 सप्ताह तक इसकी अवधि होती है। 6 सप्ताह के बाद में ये समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर इसको 6 सप्ताह से पहले मान लो स्थगित करने का काम अपन करें तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष स्थगित कर सकता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति उसे स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति स्थगित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का काम सत्र बुलाना और सत्रावसान करना है, लेकिन स्थगित करने का काम हमेशा संबंधित सदन का जो मुखिया होगा वो ही करेगा। तो लोकसभा में सदन का मुखिया कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में सदन का मुखिया कौन होता है? राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति होता है। तो वो क्या करते हैं? इस विशेष सत्र को इन 42 दिनों से पहले भी स्थगित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विशेष सत्र को स्थगित करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री का, या फिर उपयुक्त में से किसी का नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष उसे स्थगित कर सकता है। राज्यसभा का पूछ लिया जाए तो राज्यसभा में कौन कर सकता है? तो जो राज्यसभा का सभापति होगा वो राज्यसभा का सभापति उस विशेष सत्र को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। तो ये बातें आप याद रखना। तो ध्यान रखना, संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3। पहला सत्र कौन सा होता है? वर्ष में सबसे पहले बजट सत्र, और वर्ष में सबसे अंत में कौन सा होता है? शीतकालीन। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्ष के सबसे पहले संसद का कौन सा सत्र होता है? तो बजट सत्र। सबसे अंत में कौन सा होता है? शीतकालीन। और बीच में मध्य वर्ष के मध्य के अंदर जो सत्र बुलाया जाता है उसका क्या नाम है? तो मानसून सत्र। अब आपको पता होना चाहिए ये डेट, अगर आपको याद होगी तो सबसे पहले सबसे लास्ट में आपको पता लग जाएगा। अब आप क्या करते हो? आप पढ़ते हो संसद के सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बस पढ़ लिया, अपना काम इतने फ्री। कौन सा सत्र किस समय बुलाया जाता है ये पता नहीं। अब एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाला होता है, जितना आपका दिमाग चलता है उससे 3 गुना उसका ज्यादा चलता है। वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन डालता है कि संसद का सत्र, वर्ष में पहला संसद का कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपन डेट तो आगे याद करते नहीं, तो हम क्या कर देते हैं? अपने जो मन में आया वो तुक्का ठोक दिया फ्री, इसलिए वो क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, डेट साथ में याद रखना कि बजट सत्र वर्ष में सबसे पहले यानी फरवरी, आपको पता है जनवरी के बाद में क्या आता है? फरवरी से मई के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। जिसमें क्या होता है?
कि देश का जो आय व्यय का ब्यौरा होता है एक वर्ष का, वो सदन के सामने रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत इसकी अपने चर्चा की थी जब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने बात की थी। अनुच्छेद 112 के तहत देश का जो बजट है वो राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाता है, ये हमने बात की थी। लोकसभा में रखता कौन है? तो जो भारत का वित्त मंत्री होगा वो उस बजट को लोकसभा में रखने का काम करेगा, ये बात हमने पढ़ी। तो ये बजट जो शब्द है ये भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि बजट रखवाएगा। एक वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा, एक वर्ष में जो आय व्यय, कितना आय हुई देश को, कितना खर्चा हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना पैसे आए, उसके आय व्यय के ब्यौरे यानी हिसाब किताब देश का, जैसे अपन कहे आम भाषा में हिसाब किताब, वो हिसाब किताब हर वर्ष को पहली जो सत्र होता है उसी के अंदर रखा जाता है, जिसे अपन कहते हैं बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो वर्ष के बीच में बुलाया जाता है, और जुलाई और सितंबर आपको पता है कि वर्ष के बीच में, यानी इस समय मानसून का मतलब क्या होता है? बारिश कब होती है आपको पता ही, जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बारिश चलती है। तो मानसून का मतलब यानी बारिश के समय जो सत्र चलता है, सीधे शब्दों में समझ जाना बारिश कब होती है सब पता है, ठीक है। और शीतकालीन सत्र यानी सर्दियों के समय शीतकालीन, अभी नवंबर है, अभी शीतकालीन सत्र अभी आया नहीं, अभी आएगा। नवंबर और दिसंबर में कभी भी बुलाया जा सकता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। ये संसद के 3 सत्र हो गए। अब मान लो इन तीनों के अलावा अगर हमें और सत्र की आवश्यकता पड़े तो उसे कहते हैं विशेष सत्र, और वो विशेष सत्र का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके विशेष सत्र बुला सकता है, अगर कोई विशेष परिस्थिति बन जाए तब बुला सकता है, या फिर दूसरा कारण कौन सा है, अगर ये 3 सत्र हैं, ये अगर सही सिस्टम से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं चल रहा, जैसे पहला सत्र है वो हो गया फरवरी के अंदर, दूसरा सत्र है यानी 6 महीने हो गए फिर भी नहीं बुलाया जा रहा है, 6 माह में यानी एक सत्र हो गया, उसके अगला सत्र है वो 6 माह से पहले बुलाना अनिवार्य, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये संविधान कह रहा है। अगर 6 महीने से अधिक का अंतर हो जाए और दूसरा सत्र बुलाया नहीं जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद का सत्र बुलाने का काम करेगा, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके संसद का सत्र बुला सकता है। इसके अलावा ये तो काम चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लो तीनों सत्र समय पर हो रहे हैं, फिर भी हमें अचानक, जैसे आज मान लो संसद का सत्र समाप्त हो गया, नवंबर मान लो शुरू हुआ और दिसंबर मान लो खत्म हो गया, और संसद का सत्र खत्म होते ही यानी वर्ष में 3 सत्र हो गए, बजट भी हो गया, मानसून भी हो गया, और दिसंबर के अंत तक ये भी हो गया। अब हमें क्या हुआ, जनवरी में जैसे मान लो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, अब आक्रमण कर दिया तो देश में आपातकाल की आवश्यकता पड़ रही, तो आपातकाल लगा दिया हमने, दिसंबर लास्ट में युद्ध हुआ, आपातकाल लगा दी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वो आपातकाल को 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? संसद का अनुमोदन करवाना पड़ेगा। अब अगला सत्र आएगा फरवरी में, बजट सत्र कब होगा? फरवरी से पहले आ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस आपातकाल पर अनुमोदन करवाने हेतु विशेष सत्र बुला सकता है। ऐसी कई परिस्थितियां होती जो कानून, अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई ऐसी स्थिति बन जाए देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, और वो विशेष सत्र की अवधि कितनी होगी? वो विशेष सत्र 42 दिन या 6 सप्ताह आप कह सकते हो, उसकी अवधि रहेगी। लेकिन 42 दिन या 6 सप्ताह चलेगा, उसके बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बीच में अगर समाप्त करना चाहे, 2 दिन में अपना काम हो गया कि आपातकाल को अनुमोदन कर दिया, अब इसको खत्म करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष इसे स्थगित कर सकता है, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति इसे स्थगित कर सकता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। चलो आप लिख लीजिए। कानून निर्माण प्रक्रिया। कानून निर्माण, संसद का उद्देश्य क्या है? कानूनों को बनाना। अब कानून कैसे बनता है संसद के अंदर, उसके बारे में अपन जानकारी एकत्रित करेंगे। आप इस देश के नागरिक हो, सब आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो कानून बनाती है सरकार है, वो कानून किस तरीके से बनता है और किस तरीके से पारित होता है, तब जाके वो विधेयक वो कानून का रूप लेता है, किस प्रकार से चलता है, वो सारी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। कानून निर्माण प्रक्रिया। संसद की कानून निर्माण प्रक्रिया। अब आपको पता है कि संसद के अंदर 2 सदन है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। कानून बनाने के लिए विधेयक लाए जाते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक,
एक होता है धन विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन। संशोधन यानी संविधान में जो चीज पहले लिखी हुई है, जो कानून बने हुए, उसमें अगर संशोधन की बात आए तो वो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। लेकिन अगर नया कानून बनाना है तो उसके लिए कौन सा विधेयक लाया जाएगा? साधारण विधेयक लाया जाएगा। अब वो विधेयक के अंदर 3 वाचन होते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो किसी भी सदन में लाया गया, लोकसभा में लेकर आए, उदाहरण के लिए लोकसभा में वो विधेयक अपन लेकर आए, लोकसभा में लेके आए। एक सदन ये है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, और फिर ये कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करता है तब वो विधेयक कानून का रूप लेता है। तो सबसे पहले अपन मान लो उदाहरण के लिए लोकसभा में ये लेकर आए, लोकसभा में क्या है? विधेयक लेकर आए, लोकसभा में लेकर आए। तो इसके लिए सबसे पहले बिल या प्रस्ताव प्रस्तुत करना, प्रस्ताव कह सकते हैं, कोई कानून लेकर आए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये क्या होता है? प्रथम वाचन कहलाता है। कानून निर्माण की पहली प्रक्रिया आती है। पहली प्रक्रिया में क्या होता है? प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अब ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेगा? तो वो लोकसभा में जैसे लाया जा रहा है तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कानून निर्माण लोकसभा सदन से शुरू कर रहे हैं। अब ये राज्यसभा सदन से भी हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन अपन लोकसभा की बात करें तो इस लोकसभा का कोई एक सदस्य वो प्रस्तुत कर सकता है। वो क्या करेगा? उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा। अब अगर लोकसभा का सदस्य प्रस्तुत कर रहा है तो ये कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। अगर वो लोकसभा का सदस्य भी और साथ में मंत्री है, मंत्री के रूप में अगर कोई प्रस्तुत कर रहा है तो वो कहलाएगा सरकारी विधेयक। ध्यान रखना, विधेयक को गैर सरकारी भी कहा जाता है और सरकारी भी कहा जाता है। इसके लिए क्या है कि अगर प्रस्ताव को मंत्री द्वारा रखा जाता है, मंत्री द्वारा रखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक। अगर ये प्रस्ताव अन्य किसी सदस्य द्वारा रखा जाए तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब ये प्रस्तुत कोई भी कर सकता, कोई मंत्री भी रख सकता है या अन्य सदस्य भी रख सकता है। पहले वाचन में क्या होता है? हमेशा प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही होता है। अब आता है कानून निर्माण के अंदर दूसरा वाचन होता है। दूसरे वाचन में क्या होता है? द्वितीय वाचन के अंदर ये प्रस्ताव है समिति के पास चला जाता है। अलग अलग समितियां होती है, जिस विभाग से संबंधित होता है उस विभाग की समितियां, टोटल 23 समितियां बनी हुई, उन समितियों के पास ही चला जाता है। और वो समिति क्या करती है? उसके ऊपर जांच करती है। समिति के द्वारा जांच की जाती है उस विधेयक पर कि ये विधेयक किससे संबंधित है, इससे देश को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सारी चीज उसकी समिति के द्वारा जांच की जाती है। यानी द्वितीय वाचन में परवर समितियों को सौंप दिया जाता है। परवर समितियों को सौंप दिया जाता है। परवर समितियां जांच करके वापस लौटा देती है। परवर समितियां जांच करके वापस लौटाती है। परवर समितियां जांच करके वापस लौटा देती है। फिर आता है तृतीय वाचन। तीसरे स्टेज में क्या होता है? ध्यान रखना, तृतीय वाचन में ये सदन में, द्वितीय वाचन में सदन से जाता है, परवर समितियां जांच करती है और जांच करने के बाद वापस सौंप देती है। लेकिन तृतीय वाचन में क्या होता है?
तृतीय वाचन में इसके ऊपर मतदान होता है, बहस होती है। तृतीय वाचन में क्या होता है? मतदान करवाया जाता है, मतदान करवाया जाता है। अब मतदान होगा यानी उस विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के लिए अलग से वोट डाले जाएंगे। क्या आप इस विधेयक को लाना चाहते हैं इसके समर्थन में या नहीं हो समर्थन में? इसके लिए पक्ष और विपक्ष के लिए क्या है? मतदान करवाया जाता है। और वो मतदान हो जाने के बाद में अगर ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन के पास चला जाता है। लोकसभा से पारित हो गया यानी ये बिल अब कहां जाएगा? राज्यसभा। अगर राज्यसभा ने भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, अब मान लो राज्यसभा ने भी 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया, तब ये किसके पास जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित नहीं करे तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, ये कानून नहीं बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि ये प्रक्रिया अगर राज्य लोकसभा या मैं राज्यसभा लिख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। ये जो प्रक्रिया सेम है, जो पहले सदन में होती है वही दूसरे सदन में होती है, सेम सिस्टम से गुजरना पड़ता है उसको। पहली बार जब विधेयक लाया जाता है तो प्रस्ताव प्रस्तुत करना, प्रस्ताव प्रस्तुत कौन करेगा? अगर प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा रखा जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक। आपको पूछ लिया जाए कि सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में जो प्रस्ताव रखा जाता है और वो कोई मंत्री पेश करता है तो उसे सरकारी कहेंगे, और मंत्री नहीं करके अगर कोई दूसरा व्यक्ति पेश कर रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? गैर सरकारी विधेयक। इतना फर्क आपको पता होना चाहिए। द्वितीय वाचन में क्या होता है? इस प्रस्ताव को परवर समितियों को सौंप दिया जाता है। समितियां होती है अलग अलग विभाग की, वो इसकी जांच करती है और समितियां जांच करके वापस लौटा देती। द्वितीय वाचन में इतना काम होता है। तृतीय वाचन में क्या होता है? सदन के अंदर इसके ऊपर मतदान करवाया जाता है, मतदान पक्ष और विपक्ष करवाया जाता है। अगर पक्ष में 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाए तो यहां से ये क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। फिर दूसरे सदन के पास जाएगा। अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया ये, वहां पर भी मतदान होता है, वहां पर भी परवर समितियों के पास जाता है, वहां पर भी किसी सदस्य के पास जाता है, सदस्य इसको रखता है, उसके बाद में परवर समितियां जांच करती है, फिर मतदान करवाया जाता है और यहां से भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। फिर कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक संबंधी शक्तियां आती है। अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक संबंधी शक्तियां आती है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है। अगर राष्ट्रपति मान लो हस्ताक्षर कर ले तो ये विधेयक किसका रूप ले लेगा? कानून का रूप ले लेगा। ये कानून का रूप ले लेगा, कानून बन जाएगा। और दूसरी बात, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। और तीसरी बात है, पहली बात तो हस्ताक्षर करना, दूसरी बात पुनः विचार, तीसरी बात पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख सकता है। जिसे जैवी अधिकार कहा जाता है, यानी पॉकेट वीटो के तहत ये अपने पास रख सकता है। अगर राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? कानून। अगर राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया संसद को, इनको वापस दे दिया कि आप इसके ऊपर वापस जांच की, तो संसद द्वारा उसके ऊपर जांच की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है, ये दोनों सदनों पर डिपेंड है। अगर दूसरी बार उसको संशोधन करके लौटाए तो भी अच्छी बात है, और जो करते हो अगर राष्ट्रपति को लौटा दे तो दूसरी बार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने अनिवार्य होगी। अगर विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस लौटा दिया जाता है और दूसरी बार संसद वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को क्या करने पड़ेंगे? हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। एक तीसरी राष्ट्रपति के पास और शक्ति होती है कि वो पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख सकता है, कि ना तो उसे पारित करे ना लौटाए, अपने जेब में ही रख दे, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। और इसका प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने
डाकघर विधेयक के तहत किया, डाकघर विधेयक को अपने पास रख लिया। तो इस तरीके से ये कानून बनता है। अब यहां तक आ गया समझ में? अगर इस तरीके से पारित हो जाए तो ठीक है। अब देखिए दूसरी बात है कि संसद ने, लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, यहां चला गया। अब राज्यसभा ना तो इसे पारित करे, ना तो इसे पारित करे, ना इस पर कोई कार्यवाही करे, यानी इसके ऊपर कोई चुनाव वगैरह करवाना ये काम नहीं करे राज्यसभा, पक्ष विपक्ष नहीं करवाए, और 6 महीने का समय गुजर जाए, 6 महीने से अधिक का समय हो जाए और उसके ऊपर लोकसभा द्वारा भेजे गए विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करे, उसको ज्यों का त्यों खड़ा रहने दे। ऐसी स्थिति में क्या माना जाता है कि दोनों सदनों में उस विधेयक पर क्या हो गया है, मतभेद उत्पन्न हो गया, यानी दोनों सदन है इससे आपस में, इनके बीच में बनती नहीं इस विधेयक को लेकर। फिर बुलाई जाती है संयुक्त बैठक, फिर उस मतभेद को दूर करने के लिए क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले इस चीज को एक बार और समझ लो, उसके बाद आपको लिखना है। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको पूछ ले कोई कि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो और अपने को कानून बनाना है, तो कानून किस तरीके से बनेगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि केंद्र के कानून, केंद्र सूची में, संघ सूची में सम्मिलित विषय के ऊपर कानून हमेशा संसद द्वारा बनाया जाता है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर कानून हमेशा विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। तो कानून प्रक्रिया राज्यों के अंदर ये सेम है और केंद्र के अंदर भी सेम है। तो कानून निर्माण प्रक्रिया है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले विधेयक को प्रस्तुत करना है, ये पहला वाचन होता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है कि उस प्रस्ताव को, अगर आपको पूछ ले कोई व्यक्ति कि सरकारी विधेयक क्या है, आपको कोई पूछ ले कि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो और बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो और राजनीति विज्ञान तो आपको आनी चाहिए, आपको ये पूछ ले कि सरकारी विधेयक, ये शब्द आया, ये सरकारी विधेयक है क्या, तो आपको ध्यान आराम से शालीनता के साथ जवाब देना है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव जो किसी मंत्री द्वारा कानून बनाने हेतु रखा जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, और गैर सरकारी मतलब मंत्री नहीं, फिर भी वो सदन का सदस्य अगर उसके द्वारा रखा जाता है तो उसे गैर सरकारी कहा जाता है। ये तो पहले वाचन में होता है, पहली प्रक्रिया होती है, कानून बनाने की पहली स्टेज होती है। आप सबसे पहले ऊपर से आते हो तो सबसे पहले वाली सीढ़ी पर पैर रखते हो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते आप ये फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर एंट्री करते हो। उसी प्रकार कानून निर्माण की पहली सीढ़ी है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है सदन के सामने। दूसरे में क्या होता है कि जो इसका अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष उस प्रस्ताव को कहां सौंपेगा, एक समिति होती है, वो समिति जांच करने के लिए बनाई जाती है उस विधेयक की, उस समिति के पास जो सौंपा जाएगा और वो समिति क्या करेगी, उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद वो वापस सदन को लौटा देगी। ये समिति का काम इतना ही है कि उसकी जांच करके वापस लौटा देगी। ये दूसरा स्टेज हो गया, दूसरी सीढ़ी हो गई। तीसरी सीढ़ी में आप जैसे सीधे यहाँ पर पहुंचते हो, उसी प्रकार मान लो तीसरी सीढ़ी नहीं या 10-12 सीढ़ियां, लेकिन एक उदाहरण ऐसे उदाहरण, तृतीय वाचन में क्या होता है, इसके ऊपर मतदान करवाया जाता है। सदन के अंदर जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों के सामने ये जाता है, अगर आप इस कानून के समर्थन में हैं यस राइट कर दो, नहीं है क्रॉस लगा दो। ऐसे सारे सदस्य, जैसे आप सारे सदस्य बैठे हो, इसके पास आएगा, इसने साइन कर दिया, अगले के पास आएगा, फिर अगले के पास, कोई पक्ष है कोई विपक्ष है। अगर इस तरीके से 2/3 यानी सदन में कुल सदस्य है उसके 2/3 अगर उसके समर्थन में है, अब मैं आपको बताऊंगा कि विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, सारी चीज बताऊंगा। लेकिन अगर 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, कानून यानी पहले सदन से काम उसका क्लियर हो जाएगा, फिर ये दूसरे सदन के पास जाएगा, दूसरे सदन में ये सेम प्रक्रिया चलेगी तीनों, और वहां पर भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो इसका मतलब संसद के दोनों सदन उस कानून को बनाने के लिए सहमत है। फिर जाएंगे राष्ट्रपति, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में आती है और उसमें क्या क्या होते हैं, 2 सदन और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। 2 सदन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब दोनों सदनों से पारित हो गया फिर राष्ट्रपति का काम है। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या कर सकता है, ये अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक पर क्या शक्तियां। पहला काम राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है, जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए वो कानून का रूप ले लेगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति उसको पुनः विचार है तो संसद को लौटा सकता है, यानी संसद को दोबारा विचार करने के लिए इस विधेयक पर वापस भेज सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर दूसरी बार संसद द्वारा उसको वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तब राष्ट्रपति को यहाँ हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति होती है, पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रखना, यानी उस विधेयक को अपने पास रखना। ये होता है कानून निर्माण की प्रक्रिया। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया जब दोनों सदन सहमत होते हैं तो। लेकिन मतभेद उत्पन्न हो जाए, यानी लोकसभा ने यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है, राज्यसभा 6 माह तक, राज्यसभा क्या है
6 माह तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या मानता है कि इन दोनों सदनों के बीच में इस विधेयक को लेकर के क्या है, मतभेद है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, उससे पहले आप लिखिए।